ये जगह वो क्यों छोड़ गए हैं? सफदर ने कहा। मेरे ख्याल के मुताबिक वो पहले जिस अड्डे में थे वो उन्होंने ऑस्टिन की गिरफ्तारी की वजह से छोड़ा। शायद ऑस्टिन उस बारे में जानता था, लेकिन उसने कर्नल फरीदी को इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। और दूसरा अड्डा यकीनन उन्होंने उस ट्रांसमीटर कॉल की वजह से छोड़ा है, जिस कॉल में रॉथ ने चीख कर खतरे का ऐलान कर दिया था। और इसका मतलब है कि मार्क खासा ज़हीन आदमी है। हालांकि मैंने जानबूझकर उसे दोबारा कॉल न किया था ताकि वो मशकूक न हो सके, लेकिन वो फिर भी अड्डा छोड़ गया। इमरान ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। इसका मतलब है कि उनका ये मंसूबा खत्म हो गया, सफदर ने कहा। बज़ाहिर तो यही नतीजा निकलता नजर आ रहा है, क्योंकि रॉड और उसका मेन हेडक्वार्टर खत्म हो चुका है। यहाँ के सारे ग्रुप सिवाय मार्क के खत्म हो चुके हैं। अब अगर कोई ग्रुप बाकी रह गया है तो एक्रीमिया में रह गया होगा। लेकिन देखना यह है कि मार्क की उस ग्रुप में क्या पोजीशन है और रॉल्फ की जगह कौन संभालता है। उसके बाद ही फैसला हो सकेगा कि मार्क वापस चला जाता है या अपने मंसूबे को हर हालत में मुकम्मल करेगा, इमरान ने कहा। लेकिन अब कॉन्फ्रेंस तो कल मुनक्किद हो रही है। उसके पास फैसला करने और टारगेट को इस्तेमाल करने के लिए मुतबादिल अड्डे की तलाश के लिए कितना वक्त रह जाएगा, तनवीर ने कहा। जहां तक मुतबादिल अड्डे का ताल्लुक है, ऐसे लोग हमेशा मुतबादिल को जहन में रखकर प्लानिंग करते हैं। हो सकता है कि मार्क यहाँ से शिफ्ट होकर किसी दूसरे पॉइंट पर पहुंचकर अपना काम शुरू भी कर चुका हो, इमरान ने जवाब दिया। इमरान साहब, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हुकूमत मीरास कॉन्फ्रेंस हॉल के गिर्द एंटी मिसाइल सिस्टम नस्ब कर दे, ताकि अगर उस पर मिसाइल फायर भी हो तो वो काम न कर सके, सफदर ने कहा। ये रॉल्फ ग्रुप दरअसल इसराइल की सरपरस्ती में काम कर रहा है और एक्रीमिया की उसे दरपर्दा हिमायत हासिल है। इसलिए ये लोग लाजमन ऐसे मिसाइल इस्तेमाल करेंगे जिनका डिफेंस सिस्टम हुकूमत के पास ना होगा, क्योंकि मिरास जैसे ममालिक ने जो कुछ भी हासिल कर रखा है वो एक्रीमिया से ही हासिल कर रखा है, इमरान ने कहा। और सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। तो अब आपका क्या प्रोग्राम है? क्या आप मार्क को तलाश करेंगे? सफदर ने कहा। तलाश तो बहरहाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम आंखें बंद करके तो नहीं बैठ सकते, इमरान ने जवाब दिया। लेकिन किस तरह? क्या आपके जहन में कोई प्लान है? सफदर ने कहा। तुम बताओ, तुम इस पोजीशन में होते तो क्या करते? इमरान ने जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल कर दिया। मैं बताता हूँ। हुकूमत मिराज कॉन्फ्रेंस वाले रोज तमाम गैर मुल्कियों को उनके रिहाइश गाँव में नजरबंद कर दे, किसी को बाहर ही न निकलने दे, तनवीर ने कहा। तो सफदर और इमरान दोनों बेख्तियार हंस पड़े। गैर मुल्की तो हम भी हैं, और तमाम वफूद जो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने आ रहे हैं वो सब गैर मुल्की हैं। फिर पूरी दुनिया से अखबारात और रसायल के रिपोर्टर्स और कैमरामैन और सियासी तजिया निगार आ रहे हैं और आएंगे, वो सब गैर मुल्की होंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। सिर्फ एक्रीमियों को तो पाबंद किया जा सकता है, तनवीर ने कदरे शर्मिंदा होते हुए कहा। और अगर मार्क वगैरह ने किसी और मुल्क के लोगों का मेकअप कर लिया? चलो और मुल्क का क्या, अगर उन्होंने मकामी लोगों का मेकअप कर लिया तो फिर, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो तनवीर के चेहरे पर मजीद शर्मिंदगी के तासुरात फैल गए। आई एम सॉरी, वाकई मैंने इस तजवीज पर इस अंदाज में गौर ही न किया था, तनवीर ने वाज़े अल्फाज में माजरत करते हुए कहा। गुड, तुम्हारी यही आला ज़र्फी है। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो बजाय अपनी गलती का एतराफ करने के 1000 दलीलें देने की कोशिश करता, इमरान ने कहा। तो तनवीर और सफदर दोनों हंस पड़े। इमरान साहब, क्या हुकूमत मिरास ने या कर्नल फरीदी साहब ने ट्रांसमीटर कॉलें कैच करने का भी कोई बंदोबस्त कर रखा है? चंद लम्हों की खामोशी के बाद सफदर ने कहा। हाँ, लेकिन जो ट्रांसमीटर मैंने रॉड के पास देखा है वो इंतहाई जदीद तरीन है, उसकी कॉल कैच नहीं हो सकती, इमरान ने जवाब दिया। फिर तो वाकई से ट्रेस करना मुश्किल होगा, सफदर ने बिल आखिर तवील सांस लेते हुए कहा। तो इमरान हंस पड़ा। बस इतनी जल्दी हथियार डाल दिए तुमने, इमरान ने कहा। अब आप जैसी जहानत में कहां से ले आऊं? सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। तनवीर से उधार ले लो, ये जहानत का सबसे बड़ा स्टॉकिस्ट है, इमरान ने जवाब दिया। तो कार सफदर के कहकहे से गूंज उठी। जब मैंने अपनी तजवीज पर खुद ही माजरत कर ली है तो तुम्हें क्या हक है मेरा मजाक उड़ाने का? तनवीर ने गुस्सीले लहजे में कहा। अरे अरे, मैं मजाक उड़ा नहीं रहा, बल्कि मैंने तो तुम्हारे मजाक को बांध कर रख दिया है ताकि वो उड़ न जाए, इमरान ने कहा। और सफदर एक बार फिर हंस पड़ा। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, कार के डैशबोर्ड पर लगे हुए ट्रांसमीटर से टू टू की आवाजें निकलने लगी। इमरान ने चौंक कर डैशबोर्ड की तरफ हाथ बढ़ाया, उसे खोलकर अंदर मौजूद ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। उसके चेहरे पर संजीदगी थी, क्योंकि वो जानता था कि यह कॉल कर्नल फरीदी की तरफ से ही हो सकती है, और कर्नल फरीदी जाहिर है बगैर किसी अहम तरीन बात के यूं कॉल नहीं कर सकता था, जबकि इमरान ने वापस जाकर उससे मिलना ही था। हेलो, कर्नल फरीदी कॉलिंग ओवर। बटन ऑन होते ही कर्नल फरीदी की मखसूस संजीदा और बावकार आवाज सुनाई दी। मन का मुसम्मी अली इमरान, परदेसी बल्कि विदेशी बज़बान ख्वाहिश बोल रहा हूँ मुर्शिद आला, ओवर। इमरान ने अपने मखसूस शगुफ्ता लहजे में जवाब देते हुए कहा।
मुझे कर्नल अहमद हुसैन ने फोन करके तफसीलात बता दी हैं कि तुमने पहाड़ियों में मार्क के 2 स्पॉट चेक कर लिए थे, लेकिन मार्क उन पहाड़ियों से जा चुका है। ओवर। कर्नल फरीदी ने उसी तरह संजीदा लहजे में कहा, आपके मुरीद खास ने सच बोला है पीरो मुर्शिद। वैसे मैं भी यही रिपोर्ट आपके गोश गुजार करने खुद हाजिर हो रहा था। ओवर। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इस रिपोर्ट में एक बात अहम है कि तुमने अपनी फितरत के खिलाफ पहाड़ियों में चेकिंग का काम कर्नल अहमद हुसैन और उसके आदमियों पर डाल दिया था और फिर खुद भी वहां नहीं गए, बल्कि रिपोर्ट मिलते ही तुम वापस रवाना हो गए। क्या तुम्हें पहले से यकीन था कि मार्क यहाँ से जा चुका है? ओवर। कर्नल फरीदी ने कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया, आपकी इस रोशन ज़मीरी की वजह से तो मैं आपको पीरो मुर्शिद मानता हूँ कर्नल साहब। वाकई बात ऐसी ही है। मुझे 100% यकीन था कि कॉल के दौरान खतरे के अल्फाज सुनने के बाद मार्क लामहला ये अड्डा छोड़ गया होगा। ओवर। इमरान ने तहसीन भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा, लेकिन तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो मिशन भी छोड़ गया होगा? ओवर। कर्नल फरीदी ने कहा, ये तो उससे मुलाकात के बाद ही मालूम हो सकता है। ओवर। इमरान ने संजीदा लहजे में जवाब दिया, लेकिन मुलाकात के लिए तुमने कोई लाएअमल तो तजवीज किया होगा। ओवर। कर्नल फरीदी ने जवाब दिया, उसका मिशन बहरहाल कॉन्फ्रेंस हॉल को ही मिसाइलों से उड़ाना है, इसलिए रडार स्टेशन ना सही कोई दूसरी इमारत सही। अब ऐसी इमारतों के बारे में तो नक्शा देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। ओवर। इमरान ने जवाब दिया, मैंने कर्नल अहमद हुसैन की कॉल सुनने के बाद इस पॉइंट पर गौर किया है और नक्शा भी चेक कर लिया है। मेरे ख्याल में ऐसी एक इमारत रडार स्टेशन के बिल्कुल मुखालिफ सिमत में है। कासा शहर से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है। ये कदीम तारीखी इमारत है। उसके एक मीनार की बुलंदी उतनी ही है कि वहां से कॉन्फ्रेंस हॉल तक ये मिसाइल फायर किया जा सकता है और मैंने इस इमारत की चेकिंग और उसकी हिफाजत के अहकाम जारी कर दिए हैं। ओवर। कर्नल फरीदी ने कहा, हमारे लिए टिकटें भी यकीनन आपने बुक करा ली होंगी। ओवर। इमरान ने कहा, टिकटें? कैसी टिकटें? ओवर। कर्नल फरीदी ने हैरत भरे लहजे में कहा, पाकिस्तान जाने वाली फ्लाइट की, क्योंकि अब हमारे लिए तो यहाँ कोई काम बाकी ही नहीं रहा। ओवर। इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, अगर तुम नाराज हो रहे हो तो मैं अपने अहकामात वापस ले लेता हूँ। तुम खुद जाकर उस इमारत बल्कि पूरे शहर की इमारतें चेक कर सकते हो। ओवर। कर्नल फरीदी की मुस्कुराती हुई आवाज सुनाई दी और इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। अरे अरे, अब तो आप नाराज हो गए हो। ऐसी कोई बात नहीं, मैंने तो इसलिए कहा था कि अब वाकई हमारे लिए कोई काम बाकी नहीं रहा। ओवर। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक ये मार्क मिल ना जाए तब तक काम ही काम है, और अगर ये ना मिला तो फिर कम अज कम कॉन्फ्रेंस के शुरा की लाशें ढूंढने का तो काम होगा ही। ओवर। दूसरी तरफ से कर्नल फरीदी ने कहा और इमरान बेख्तियार हंस पड़ा, ढूंढने वाले काम का तो कैप्टन हमीद को खासा तजुर्बा होगा, अलबत्ता गिनती मैं कर लूंगा। ओवर। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चलो कुछ तो कर ही लोगे ना। ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से कर्नल फरीदी ने जवाब दिया और उसके साथ ही रब्ता खत्म हो गया। इमरान ने भी हंसते हुए हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। मार्क ने रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, रैम्बो क्लब। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज सुनाई दी, मैं मिराज के दारुल हुकूमत कासा से वर्ल्ड न्यूज का स्पेशल रिपोर्टर जॉनसन बोल रहा हूँ। यहाँ आपके क्लब में मेरे एक दोस्त अर्नोल्ड आते हैं, क्या वो इस वक्त मौजूद है? मार्क ने कहा, यस सर, मौजूद हैं, मैं उनसे आपकी बात कराती हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया और मार्क ने होठ बीच लिए। हेलो, अर्नोल्ड बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज सुनाई दी, अर्नोल्ड, मैं वर्ल्ड न्यूज का स्पेशल रिपोर्टर जॉनसन बोल रहा हूँ। मार्क ने कहा, ओ तुम, कैसे फोन किया? दूसरी तरफ से चौंकते हुए लहजे में पूछा गया, मुझे अभी अभी इत्तला मिली है कि हमारे अखबार के न्यूज एडिटर साहब ने इस्तीफा दे दिया है। मैंने दफ्तर कॉल किया था लेकिन वहां से कोई अटेंड ही नहीं कर रहा। मार्क ने कहा, तुम्हारी इत्तला दुरुस्त है जॉनसन, वाकई ऐसा ही हुआ है। और ये भी बता दूं कि न सिर्फ न्यूज एडिटर साहब ने इस्तीफा दिया है, बल्कि उनके दफ्तर के सारे मुलाजिमीन ने भी साथ ही इस्तीफे दे दिए हैं, इसलिए तुम्हें दफ्तर से कोई जवाब न मिल रहा था। दूसरी तरफ से कहा गया, लेकिन अखबार तो बंद नहीं हो गया होगा। मार्क ने होंठ बीचते हुए कहा, जाहिर है वो कैसे बंद हो सकता है। दूसरी तरफ से कहा गया, तो फिर अब कौन इंचार्ज है, मैं रिपोर्ट किसे दूं? मार्क ने कहा, सेकंड न्यूज ऑफिस में असिस्टेंट न्यूज एडिटर गलाड को इंचार्ज बना दिया गया है। दूसरी तरफ से कहा गया, किसने उसे इंचार्ज बनाया है, जबकि मेरा ख्याल है कि ये मेरा हक था। मार्क ने कहा, अखबार के डायरेक्टर्स का फैसला है और तुम जानते हो कि उनका फैसला हतमी होता है, अलबत्ता तुम्हें उनका नंबर 2 रखा गया है। अर्नोल्ड ने जवाब देते हुए कहा, गैलार्ड से किस नंबर पर बात हो सकती है? मार्क ने कहा, मैं नंबर बता देता हूँ, तुम खुद बात कर लो। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही एक फोन नंबर बता दिया गया। ओके शुक्रिया, मार्क ने कहा और हाथ से क्रीडल दबाकर उसने दोबारा नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी, गैलार्ड से बात कराओ, मैं मिराज के दारुल हुकूमत कासा से स्पेशल रिपोर्टर जॉनसन बोल रहा हूँ। मार्क ने कहा,
ओ अच्छा, होल्ड ऑन करें। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो, गैलार्ड बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक और भारी सी मर्दाना आवाज सुनाई दी। मिस्टर गैलार्ड, सबसे पहले तो मेरी तरफ से नई तैनाती पर मुबारकबाद कबूल फरमाए। मार्क ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। मैं तो खुद तुमसे राब्ता करना चाहता था, लेकिन मेरे पास तुम्हारा नंबर न था। क्या पोजीशन है वहाँ? दूसरी तरफ से मसरत भरी आवाज सुनाई दी। कॉन्फ्रेंस कल मुनक्किद हो रही है, मैं उसकी रिपोर्टिंग के लिए तैयार हूँ। मार्क ने जवाब देते हुए कहा, ये रिपोर्टिंग जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इस बारे में डायरेक्टरों की खुसूसी मीटिंग में बात हुई थी। सबका यह मुत्तफिका फैसला है कि हमारे अखबार की रिपोर्टिंग सबसे मुनफरिद होनी चाहिए। गलाट ने जवाब दिया, ठीक है, ऐसा ही होगा। और कुछ? मार्क ने कहा, तुम वैसे ही नंबर 2 हो, तुम्हें इत्तला तो मिल गई होगी। गलाट ने कहा, हाँ, और मैं उसके लिए डायरेक्टर्स का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। मार्क ने जवाब दिया, तुम्हारे बारे में डायरेक्टर्स के ख्यालात बहुत अच्छे हैं जॉनसन, इसलिए बेफिक्र रहो। और ये भी खुशखबरी सुन लो कि तुम्हारा मुआवजा भी दोगुना कर दिया गया है, और इस कॉन्फ्रेंस की जानदार रिपोर्टिंग पर तुम्हें इंतहाई खुसूसी इनाम देने का भी फैसला किया गया है। गलाड ने कहा, बेहद शुक्रिया, अब इजाजत, ओके, गुड बाय। मार्क ने कहा और रिसीवर रख दिया। बॉस, क्या हेडक्वार्टर के साथ आपके कोड पहले से तयशुदा थे, जबकि आप यहाँ बतौर रिपोर्टर तो काम करने नहीं आए थे? मार्क के रिसीवर रखते ही उसके साथ बैठे हुए उसके असिस्टेंट हेरल्ड ने कहा, ये खुसूसी कोड है। ये चीफ लॉर्ड ने इसलिए बनाए थे कि अगर कासा से उनके हेडक्वार्टर या नाराक हेडक्वार्टर किसी को भी आम फोन पर बात करनी पड़ जाए तो इन कोड में बात कर सके, और नाराक हेडक्वार्टर को इन कोड से आगाह कर दिया गया था। इन कोड्स में जॉनसन मेरा खुसूसी नाम है, जिसका इल्म नाराक हेडक्वार्टर को पहले से है। अब देखो, इन कोड से बात भी हो गई, और अगर कॉल कैच हो रही होगी तो यही समझा जाएगा कि कोई रिपोर्टर अपने दफ्तर से बात कर रहा है। मार्क ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन बॉस, अगर उन्होंने इस कॉल को कैच किया तो फिर ये इस्तीफा वगैरह का मामला कैसे होगा? हेरल्ड ने कहा, मेरी कॉल मिलते ही इसका खुसूसी इंतजाम हो गया होगा, इस बारे में बेफिक्र रहो। मार्क ने जवाब दिया, वैसे बॉस, हक तो वाकई आपका था। हेरल्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन बहरहाल फैसला तो इसराइली हुकाम ने करना था। वही लोग हमें भी काम देते हैं और सरपरस्ती भी करते हैं। बहरहाल गलाट मेरा दोस्त है, उसके चीफ होते हुए अहकामात मेरे ही चलेंगे, इसलिए मुझे कोई अफसोस नहीं है। मार्क ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बॉस, आप बहरहाल हालात को मुझसे ज्यादा बेहतर अंदाज में समझते हैं। अब प्लान का क्या करना है? हेरल्ड ने मौजू बदलते हुए कहा, करना क्या है, मिशन मुकम्मल करना है और बस। मार्क ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन आपने इन पहाड़ियों से आते हुए तो कहा था कि आपने मुतबादिल जगह देखी हुई है, लेकिन शहर पहुंचकर आप यहाँ इत्मीनान से बैठ गए हैं। सिर्फ मेकअप और कागजात तब्दील हुए हैं और बस, जबकि कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कल हो रहा है। हेरल्ड ने हैरत भरे लहजे में कहा, तुम बस मिसाइल ऑपरेट करने के माहिर हो हेरल्ड। तुम्हें क्या मालूम कि दुनिया के इंतहाई माने हुए सीक्रेट एजेंटों के मुकाबिल किस तरह काम किया जाता है। अभी इंतजार करो, थोड़ी देर बाद ही तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। मार्क ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर इससे पहले कि हेरल्ड कोई बात करता, मेज पर रखे हुए फोन की घंटी बज उठी और मार्क ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, जॉनसन बोल रहा हूँ, मार्क ने कहा, क्योंकि पहाड़ियों से वापस आकर उसने जॉनसन का नाम और रूप इख्तियार कर लिया था। इसी नाम और रूप के कागजात उसके पास पहले से ही मौजूद थे, और कागजात के लिहाज से वो वाकई वर्ल्ड न्यूज का स्पेशल रिपोर्टर था। उसने इन कागजात की चेकिंग का भी बाकायदा इंतजाम किया हुआ था। अगर हुकूमत मीरास वर्ल्ड न्यूज से इन कागजात की तस्दीक चाहती तो तस्दीक कर दी जाती, क्योंकि वर्ल्ड न्यूज भी रॉल्फ ग्रुप की ही मिल्कियत था। रॉबर्ट बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। ओह हाँ, क्या रहा? मार्क ने पूछा। तीनों स्पॉट्स की न सिर्फ बाकायदा निगरानी हो रही है, बल्कि अंदर भी फौज और सिक्योरिटी का कब्जा है। रॉबर्ट ने जवाब दिया तो मार्क के चेहरे पर बेख्तियार तंजिया मुस्कुराहट रेंग गई। ओके, तुम वापस अपने साथियों के पास चले जाओ, मैं तुम्हें खुद फोन करके मजीद अहकामात दूंगा, मार्क ने कहा, और उसके साथ ही उसने क्रीडल पर हाथ रख दिया। चंद लम्हों बाद उसने क्रीडल से हाथ उठाया और टोन आने पर उसने तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। वेस्टर्न होटल। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। मिस फिल्डा से बात कराएं, मैं जॉनसन बोल रहा हूँ, स्पेशल रिपोर्टर वर्ल्ड न्यूज। मार्क ने कहा, यस सर, होल्ड ऑन करें। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो, फिल्डा बोल रही हूँ। चंद लम्हों बाद एक और निस्वानी आवाज सुनाई दी। जॉनसन बोल रहा हूँ फिल्डा, क्या हुआ? कोई कमरा खाली हुआ तुम्हारे होटल में या अभी इंतजार करना पड़ेगा? मार्क ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी 1 घंटा पहले खाली हुआ है। तुम वाकई खुश नसीब हो जॉनसन। दूसरी तरफ से हंसते हुए कहा गया, तुमसे दोस्ती होने के बाद मेरी खुश नसीबी में अब कोई शक रह गया है क्या? मार्क ने कहा, और दूसरी तरफ से फिल्डा हंस पड़ी। इस खूबसूरत तारीफ का शुक्रिया। अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? फिल्डा ने हंसते हुए कहा, प्रोग्राम क्या होना है, अब मैं तुम्हारे होटल में कयाम करूंगा, और जाहिर है
वहाँ तुम्हारी सोबत भी मयसर होगी और काम भी हो जाएगा। मार्क ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, फिर आ जाओ। फिल्डा ने कहा, लेकिन मेरे साथ जो सामान है उसका क्या होगा? अगर तुम्हारे होटल वालों को इल्म हो गया कि मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ तो वो मुझे धक्के देकर बाहर निकाल देंगे, क्योंकि वो लोग प्रेस रिपोर्टरों से बेहद एलर्जिक हो चुके हैं। मार्क ने कहा, इसकी फिक्र मत करो, मैंने मैनेजर से बात कर ली है, तुम्हारे सामान पर कोई एतराज न करेगा। फिल्डा ने जवाब दिया, ओके, फिर मैं आ रहा हूँ। मार्क ने कहा और रिसीवर रख दिया। क्या हुआ बॉस, आप बेहद मुतमईन नजर आ रहे हैं। हैरल्ड ने कहा तो मार्क बेख्तियार हंस पड़ा। तुमने पूछा था कि मैं यहाँ कर इत्मीनान से क्यों बैठ गया हूँ, तो अब सुनो। मैंने इस रडार स्टेशन के अलावा 3 ऐसी इमारतें मुंतखब की थी जहाँ से हम कॉन्फ्रेंस हॉल पर मिसाइल फायर कर सकते थे। लेकिन अभी रॉबर्ट का फोन आया है कि उन तीनों इमारतों की न सिर्फ निगरानी की जा रही है बल्कि वहाँ फौज और सिक्योरिटी का भी कब्जा है। अगर हम पहाड़ियों से निकलकर सीधे उनमें से किसी जगह पर पहुंच जाते तो अब तक कब्रों में उतर चुके होते। मार्क ने कहा, ओ तो ये बात है। फिर बॉस अब प्लान का क्या होगा? हेराल्ड ने परेशान होते हुए कहा, प्लान तो हर हाल में मुकम्मल होना है, क्योंकि अब चीप रॉब के खात्मे के बाद इस प्लान की कामयाबी और भी जरूरी हो गई है। अगर ये प्लान कामयाब हो गया तो डायरेक्टरों की नजरों में मेरी इज्जत और कदरों कीमत और भी बढ़ जाएगी और हो सकता है कि मैं नंबर 2 न रहूं बल्कि नंबर 1 बन जाऊं। मार्क ने जवाब दिया और हेराल्ड ने इस बात में सर हिला दिया। लेकिन किस तरह बॉस, यही बात तो मैं पूछ रहा हूँ। हेराल्ड ने कहा, कॉन्फ्रेंस हॉल से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर वेस्टर्न होटल वाक़ है। इस होटल में प्रेस रिपोर्टर ठहरे हुए हैं। उसके साथ साथ वहाँ फौजी और सिक्योरिटी वाले भी पूरे होटल में बिखरे हुए हैं। खास तौर पर इस होटल की छत और उसकी उस साइड के सारे कमरे जिनका रुख कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ है, वो सब सिक्योरिटी के कब्जे में है। फिल्डा वहाँ असिस्टेंट मैनेजर हैं। मैंने उससे राब्ता किया और फिर इंतहाई भारी रकम के एवज मैंने उसकी वफादारियां खरीद ली। इस होटल के नीचे खुसूसी तहखाने में जहाँ शराबे और ऐसा ही दूसरा स्टॉक रखा जाता है, उनमें से एक तहखाने का रुख कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ है। और तुम ये सुनकर हैरान होगे कि उस तहखाने में हवा के लिए जो जाली नस्ब है वो सड़क से तकरीबन 2 फीट ऊंची है और उस जाली से लेकर कॉन्फ्रेंस हॉल तक रास्ते में कोई इमारत भी नहीं है। तमाम इमारतें या दाएं तरफ है या बाएं तरफ सिर्फ सड़कें हैं और बस अगर हम उस जाली में मिसाइल को नस्ब कर दे और फिर उसे फायर कर दे तो ये मिसाइल बगैर किसी रुकावट के सीधा कॉन्फ्रेंस हॉल से जा टकराएगा और उसके बाद जाहिर है कॉन्फ्रेंस हॉल तबाह हो जाएगा। लेकिन किसी को ये मालूम ही ना हो सकेगा कि मिसाइल कहाँ से फायर हुआ है, और अगर मालूम भी हुआ तो हम फौरी तौर पर वहां से निकलकर ऊपर दूसरे कमरों में पहुंच जाएंगे। हमारे कागजात दुरुस्त है, इसलिए कोई हमें पकड़ ही ना सकेगा और हमारा मिशन मुकम्मल हो जाएगा। ये मुतबादिल इंतजाम पहले ही किया जा चुका है। मार्क ने जवाब दिया तो हेरल्ड के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। कमाल की सिचुएशन तलाश की है आपने बॉस, लेकिन मिसाइल और मिसाइल लॉन्चर और उसकी मतलूबा मशीनरी ये सब वहां तक कैसे पहुंचेंगे? जाहिर है फौज और सिक्योरिटी वाले वहां जाने वाली हर चीज की बकायदा चेकिंग कर रहे होंगे। हेरल्ड ने कहा, हाँ जाहिर है उन्हें ऐसा करना भी चाहिए, लेकिन इसका बंदोबस्त भी कर लिया गया है। इस होटल के साथ ही एक रिहायशी मकान है, वो बराए फरोख्त था, उसे खरीद लिया गया है और वहां से उस तहखाने तक बाकायदा एक सुरंग खोदी गई है। अब ये सामान पहले उस मकान में जाएगा और फिर वहां से उस तहखाने में पहुंच जाएगा, जबकि हम बतौर प्रेस रिपोर्टर आम कमरों में मौजूद रहेंगे और सिर्फ उस वक्त उस तहखाने में जाएंगे जब हमने फायर करना होगा। मार्क ने जवाब देते हुए कहा, वेरी गुड बॉस, रियली वेरी गुड। आपने वाकई फुल प्रूफ प्लानिंग की है। और हुकूमत और सिक्योरिटी की ऐन नाक के नीचे हेरल्ड ने इंतहाई मसरत भरे लहजे में कहा, असल मसला उस तहखाने की सिक्योरिटी चेकिंग का था, चुनांचे मुझे उसका इंतजार था और अब फिल्डा ने बताया है कि चेकिंग हो चुकी है और चेक करने वालों को इस बात का आइडिया नहीं हुआ कि यहाँ से भी कोई गड़बड़ हो सकती है और न ही वो सुरंग चेक हुई है। वो तो वैसे भी चेक नहीं हो सकती थी क्योंकि अभी उसे उस तहखाने तक पहुंचाया ही नहीं गया, इसलिए ये स्पॉट मुकम्मल तौर पर महफूज हो चुका है। मार्क ने जवाब दिया, वो मैनेजर की क्या बात थी बॉस, क्या मैनेजर भी इस प्लानिंग में शामिल है? हेरल्ड ने पूछा। नहीं, ये कोड वर्ड्स थे, मैनेजर से मतलब वो मकान और उसमें सुरंग था। मार्क ने जवाब दिया और हेरल्ड ने इस बात में सर हिला दिया। अब उसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तासुरात नुमाया हो गए थे। कैप्टन हमीद ने कार एक रेस्तोरेंट के सामने रोकी और फिर उतरकर वो लंबे लंबे कदम बढ़ाता रेस्तोरेंट के हॉल में दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होकर उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई तो एक कोने में मेज पर बैठी हुई एक खूबसूरत लड़की ने हाथ उठाकर उसे इशारा किया तो कैप्टन हमीद के चेहरे पर यकलक मसरत के तासुरात उभर आए। वो तेज तेज कदम उठाता उस मेज की तरफ बढ़ता चला गया। हेलो मिस रक्षंदा, आप तो मुझसे भी पहले यहाँ पहुंच गई। हालांकि मेरा ख्याल था कि मैं वक्त से पहले आया हूँ। कैप्टन हमीद ने मेज के करीब जाकर कुर्सी घसीटकर उस पर बैठते हुए कहा, मैं अभी अभी आकर बैठी हूँ। रक्षंदा ने मुस्कुराते हुए कहा तो कैप्टन हमीद ने इस बात में सर हिला दिया
और उसके साथ ही उसने हाथ के इशारे से वेटर को बुलाया और उसे जूस लाने का ऑर्डर दे दिया। आपने कर्नल फरीदी से बात की है? रक्षांदर ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, लेकिन वो कॉन्फ्रेंस तक बेहद मसरूफ है, इसलिए कॉन्फ्रेंस के बाद ही आपके मुतालिक फैसला करेंगे। कैप्टन हमीद ने बड़े हतमी लहजे में कहा तो रक्षांदा के चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट दौड़ गई। ओह, बेहद शुक्रिया, लेकिन मैं इस कॉन्फ्रेंस के लिए भी काम करना चाहती हूँ ताकि कर्नल फरीदी को अपनी सलाहियतों का अमली सबूत दे सकूं। रक्षांदा ने कहा। वो तो तुम अब भी कर सकती हो, कैप्टन हमीद ने मुस्कुराते हुए कहा। उसी लम्हे वेटर ने जूस के गिलास लाकर उन दोनों के सामने रख दिए। वो कैसे? जब तक मेरी कोई सरकारी हैसियत ना हो मैं कैसे काम कर सकती हूँ? रक्षांदा ने जूस का गिलास उठाकर अपनी तरफ करते हुए इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। सरकारी हैसियत का क्या है, अभी बन जाती है, बल्कि बन चुकी है। तुम कैप्टन हमीद की असिस्टेंट हो और तुम्हें वो सारे इख्तियारात हासिल हैं जो कैप्टन हमीद के असिस्टेंट को हासिल हो सकते हैं। कैप्टन हमीद ने कहा तो रक्षांदा की आंखें हैरत से पहलती चली गई। ओ ओ वेरी गुड, फिर तो वाकई में काम कर सकती हूँ। आपका बेहद शुक्रिया कैप्टन, आपने ये बात करके मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी मसरत बख्श दी है। रक्षांदा ने इंतहाई मसरत भरे लहजे में कहा। जब तुमने मिरास में इस्लामी सिक्योरिटी के नुमाइंदा बनकर काम करना ही है तो ये काम अभी से क्यों ना शुरू हो जाए। लेकिन एक बात बता दूं कि तुमने बहरहाल मेरे साथ रहना है, कैप्टन हमीद ने कहा। वो तो जाहिर है, लेकिन एक बात तो बताएं, रक्षांदा ने हंसते हुए कहा। हाँ हाँ, जरूर पूछो, कैप्टन हमीद ने चौंक कर पूछा। मुझे मालूम हुआ है कि सिक्योरिटी के कैप्टन साइमन ने भी आपके साथ काम किया है और रडार स्टेशन के इंचार्ज कर्नल अहमद हुसैन के सेक्रेटरी कुलसुम भी आपके साथ देखी गई है, फिर आपने उन्हें अलहदा क्यों कर दिया है? रक्षांदा ने कहा तो कैप्टन हमीद के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। तुम्हें इन सब बातों का कैसे इल्म हुआ? कैप्टन हमीद ने हैरान होकर कहा तो रक्षांदा बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। आपको शायद मालूम नहीं है कि मैं कुलसुम की दोस्त हूँ, उसने मुझे ये बातें बताई थी और आपका तारुफ भी उसने ही कराया था। मैं तो पहले भी यही चाहती थी कि किसी तरह मेरा कर्नल फरीदी से तारुफ हो जाए, इसलिए मैं आपसे मिली और अब हम यहाँ हैं। रक्षांदा ने जवाब देते हुए कहा। ओ, लेकिन कुलसुम ने तो तुम्हारा जिक्र नहीं किया था, कैप्टन हमीद ने कहा।